बचपन से तो नहीं कहूँगी। इनिशियली तो मैंने मेडिकल स्टडी की क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि आई गो फॉर सिविल सर्विसेज़, जो कि पापा का एक सपना था बचपन से। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भगवान को और अपने गुरु मेरे मेंटर्स को देना चाहूँगी, बिकॉज़ उनका कंटिन्यूअस सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, जिसने मुझे हेल्प किया टू क्लियर। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह, हमारे साथ हैं शक्ति दुबे जी। आपने यूपीएससी 2024 की परीक्षा टॉप की है। केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में पिछले कुछ दशकों में कोई ऐसा परीक्षार्थी नहीं रहा जिसने यूपीएससी की परीक्षा टॉप की हो। तो शक्ति जी से यह जानते हैं कि आपके पढ़ाई का विषय क्या था, कैसे आपने तैयारी की, और फोकस हमारा ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपकी बातें उनके काम आए और वह इंटरव्यू में क्या फेस करते हैं, कैसे इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, वह भी आपकी बातों से उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो शक्ति जी, आपको पहले हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले ये बता दें कि आपने किस सब्जेक्ट से तैयारी शुरू की। प्री में तो सब लोग कॉमन रहता है, मेंस में क्या सब्जेक्ट रहा आपका? मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको मैंने ऑप्शन की तरफ सेलेक्ट किया था। मेंस की तैयारी किस तरह से आपने शुरू की? मेंस में एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। पहला आपका स्पीड, सो दैट आप पेपर कंप्लीट कर पाओ टाइम पे। दूसरा है प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, एंड थर्ड थिंग इज टू मेक योर आंसर स्टैंड आउट बाय एडिंग सम यूनिक डेटा इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई स्कीम गवर्नमेंट या इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक मेंस इज ऑल अबाउट हैविंग अ प्रॉपर स्टैटिक कंटेंट जिसके ऊपर हम करें उसका एड ऑन कर पाएँ। तो इसके लिए आई थिंक मैंने इससे पहले शुरुआत की थी इनिशियली, बट ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं, बट वी नीड समबडीज गाइडेंस। तो इस जर्नी में सत्यम जैन सर और सजन सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मेंस में जो मैंने स्ट्रक्चर डेवलप करा आंसर्स का, जो मैंने किस तरीके से इसका आई कैन वर्क ऑन, आई थिंक इन दोनों का गाइडेंस के थ्रू आई कुड जस्ट क्रिएट सम बेटर टेम्पलेट्स फॉर माय आंसर। नोट्स बुक्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों का? जो नोट्स बुक बनाते हैं, लोग नोट्स करते हैं, तो वो क्या नोट्स बुक में क्या रखें और कैसे उसको बनाएं जो परीक्षा के वक्त में, क्योंकि सभी पुस्तकें पलटने का समय नहीं होता है, कम समय रहता है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़नी ज़्यादा है, तो नोट्स बुक को कैसे तैयार करें और क्या उसको तथ्य क्या रखें, क्या करें, थोड़ा सा बताएं ज़रा। आई थिंक नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जाम में, बिकॉज जब आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ही कम गैप होता है और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हर पेपर में आई थिंक देयर आर 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स तक जाता है, तो टोटल में बताएं 10-20 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होता है विद इन द गैप। तो उसके लिए 1 पेजर नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स बनाने का अपना अलग एक तरीका होता है। हम सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं लिखते हैं उसमें, हम वो चीज़ें लिखते हैं जो शायद हम याद नहीं कर पा रहे, हम रिटेन नहीं कर पा रहे। इससे क्या होता है कि जो हमारे नोट्स होते हैं बहुत ही कस्टमाइज्ड होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, एंड दैट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू रिवाइज थिंग्स इन बिटवीन द सेमेस्टर। एक सामान्य सा चलन है कि बच्चों जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ ले रहा हूँ। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये हमेशा हाथ से चिपका रहता है। आपने जो तैयारी की, मैं अभी आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि आप कुछ लिखा था कि मोबाइल से आप सिम निकाल के रख दिया करती थी। बाकी तो कैसे, ये क्या मोबाइल, सोशल मीडिया और यूपीएससी की तैयारी या दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी, तो उसमें इनका कितना रोल है और इनसे कितनी मदद मिलती है और कितनी तैयारी में व्यवधान आने की आशंका रहती है, वो थोड़ा सा बताएं। मैंने कभी मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा कि वो डिस्ट्रैक्शन बन जाए।
मैंने मोबाइल ये नहीं है और ये भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करा है। एक बहुत ही बैलेंस मैंने मेंटेन करके रखा, बिकॉज़ अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा हो गया है कि डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है, जो आपको आई थिंक आपका टास्क लॉट मोर ईज़ियर कर देता है। सो आई हैव यूज्ड यूट्यूब अ लॉट, जहाँ पे मैंने डिजिटल फ्रीली अवेलेबल प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं आई कुड यूज़ देम फॉर मेकिंग माय आंसर्स लुक मोर गुड। तो कंटेंट में वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। रही बात सोशल मीडिया की, येस आई वाज़ एक्टिव सोशल मीडिया। हाँ, मैंने बहुत रिलेटलेस यूज़ नहीं करा था, बहुत ही लिमिटेड था कि लाइक 1 दिन में आधे घंटे, 1 घंटे कभी कर लिया तो कर लिया। ऐसा नहीं था कि लाइक पढ़ाई के बीच में मैं कर रही हूँ, नहीं, वो नहीं। जब मैं पढ़ रही होती थी तो सिर्फ पढ़ रही थी। ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा कि वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का अपनी तैयारियों के दौरान कितना इस्तेमाल करें? क्या लिमिट क्या रखें? कोई लिमिट हो उसकी होगी क्या? आई थिंक ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है, जिन लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम है या जिनको डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फ़ोन से, उनके लिए तो आई थिंक ये ऐसा है कि उन्हें नहीं ही यूज़ करना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस कर ले जाते हैं, तो आई थिंक उनके लिए तो इट इज़ ईज़ियर कि आप उसको काम के लिए यूज़ करो। इवन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, उसमें भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव पेजेस हैं जिसको मैंने फ़ॉलो कर रखा था एंड उसको मैंने यूज़ किया है टू एनरिच माय आंसर्स ओनली एंड टू एनरिच माय कंटेंट एज़ वेल। मेरा नॉलेज भी इस चीज़ से बढ़ा। तो आई थिंक ये आप कर सकते हो कि फ्री टाइम में भी अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप कुछ नॉलेज ही गेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सोली इट हैज़ टू बी अबाउट स्टडीज़ ऑल द टाइम। एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं यूज़ करती थी, बट हाँ, वो थोड़ा यूज़ जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। लाइक 30 मिनट्स देख लिया, 20 मिनट्स फिर कुछ नहीं था। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ये घंटों में जो पढ़ाई है, उसका क्या रोल है? आई थिंक इनिशियल जब हम तैयारी शुरू करते हैं और सब कुछ जब नया होता है तब थोड़ा टाइम ज़्यादा अवश्य लगता है। तब मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, आई थिंक 10 घंटे तो मैं मेंटेन करती थी। बट धीरे-धीरे इन सक्सेसिव अटेम्प्ट वो रिड्यूस हो गया एंड 8 से 10 आवर्स के बीच में मैंने मेंटेन रखा। कभी-कभी पढ़ने का नहीं मन होता था, तो ऐसा भी हो गया कि मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा पूरे दिन में और बाकी पढ़ाई नहीं करी। और एग्ज़ाम के टाइम ऐसा भी हुआ कि मैंने 12 घंटे, 13 घंटे भी पढ़ाई। कभी पढ़ते-पढ़ते तनाव आ जाए, ये लगे कि अब पढ़ाई नहीं करनी है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए या आपने क्या किया? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि हमारा ब्रेन जो है मशीन नहीं है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो ज़रूर थकेगा एंड हमें अपनी लिमिट समझनी है। जब कभी ऐसा भी मुझे बर्डनिंग या ओवरवेलमिंग लगता था, मैं प्रॉपर ब्रेक ले लेती थी। लाइक फिर नेक्स्ट हाफ डे मैं पढ़ती नहीं थी, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम। मैं मम्मी से बात कर लिया, घरवालों से बात कर लिया, कुछ देख लिया टीवी पे ऑनलाइन। तो इस तरीके से आई यूज्ड टू जस्ट रिलैक्स माय माइंड एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक टू स्टडी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम आपने रोशन किया, पूरे उत्तर प्रदेश का किया। मेरी अपनी जानकारी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले कुछ दशकों में लगातार जो उसका नाम था, जिस कारण से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता था, वो था यूपीएससी में बच्चों के होने वाले चयन से। लेकिन धीरे-धीरे वो स्थितियाँ गिरती गई, कारण जो भी रहा हो। आपके चयन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के बीच में एक नई उम्मीद आई, एक लहर आई कि नहीं, हमारे बीच से भी कोई लड़का, कोई लड़की यूपीएससी टॉप कर सकती है। आप इसे किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब आपके साथ-साथ जहाँ तक आप नौकरी करेंगी, वहाँ तक चलेगा, जहाँ आप रहेंगी, वहाँ विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम छात्र जो विभिन्न सेवाओं में होंगे या नहीं भी होंगे, तो मान के जाएँगे कि नहीं, मैडम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही हैं और चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छाप आपके साथ हमेशा पूरी सेवा में रहेगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कितना महत्व है आपकी तैयारी में? और जो बच्चे प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं, डेलीगेसी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल है? दिल्ली में भी आपने तैयारी की, वहाँ का क्या माहौल है? क्या सुझाव क्या दें? दोनों तैयारियों में थोड़ा फ़र्क बताएँ और क्या सुझाव देना चाहेंगी? आई थिंक ये सवाल अगर आप मुझसे कोविड के पहले करते तो मैं अच्छे से बता पाती कि हाँ, बहुत फ़र्क है, क्योंकि दिल्ली में तब पूरा वो हब की तरह क्रिएट हो गया। बट कोविड के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि अब ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हो गई हैं। तो आई थिंक जो बच्चे दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, घर से भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें अफोर्डेबल भी हैं और चीज़ें आई थिंक एक्सेसिबल भी हैं। सो आई थिंक अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रही बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो वो मेरे लिए भी बहुत ही लाइक एक प्रिय है, बिकॉज़ वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, 3 साल मैंने वहाँ बिताए। बट ये है कि क्योंकि उस सब्जेक्ट को मैं आगे यूपीएससी में यूज़ नहीं कर पाई, बट फिर भी उस दौरान जो मैंने वो एक्सपीरियंस गैदर किया था, पढ़ाई करने का ये जो मैंने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आई फॉलोड दैट, उसने मुझे हेल्प किया हाउ शुड आई स्ट्रक्चर माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी।
इंटरव्यू को लेकर जो मेंस निकाल लेते हैं बच्चे, तो इंटरव्यू को लेकर थोड़ा बहुत टेंस हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्या पूछेंगे। तो आपने प्रिपरेशन की होगी उसके पहले, कोचिंग की भी आपने मदद ली या खुद से अपने ग्रुप में बैठ करके तैयारी की? क्या वहाँ पूछा जाता है, किस किस्म के सवाल होते हैं? जैसे जो वहाँ जाता है अंदर, तो उससे किस किस्म के सवाल होते हैं? क्या उनको उन पर कुछ प्रेशर बनाने की भी कोशिश होती है कि देखें इसको क्या नहीं बता पाता है, ऐसा होता है क्या? इंटरव्यू की बात करूँ तो उसमें स्पेसिफिकली 2 चीज़ों पे फोकस होता है। जी। एक है हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स। अगर ये 2 चीज़ों से हमारा कमांड है, आई थिंक इंटरव्यू इज़ वेल सॉल्व्ड। कोचिंग की बात करूँ तो नहीं, मैंने कोई गाइडेंस नहीं ली थी। हाँ, मेरे पर्सनल मेंटर हैं जो कि रह चुके हैं, सजल सर और बाजीराम एंड रवि समर सर। इन दोनों की मैंने मदद ली थी डाक पे एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए। तो वो होता है कि उसमें बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस तो बहुत ही कॉर्डियल होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दबाव या प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सवाल पूछेंगे। अगर आपको नहीं आता और आप कह दें कि आई विल रीड अबाउट इट, दे आर वेरी हम्बल टू जस्ट लेट दैट गो और वो आपको दूसरे सवाल पे लेकर जाएँगे। दैट्स वेरी ईज़ी। आई थिंक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। क्या जो परीक्षार्थी वहाँ जाते हैं, उनके इर्द-गिर्द उनके जो अध्ययन के विषय हैं, उनके इर्द-गिर्द उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके आसपास भी सवाल होते हैं या टोटल जो खुला आसमान है, जो उनकी मर्जी में आए वो पूछते हैं? नहीं, जैसे मैंने मेंशन किया डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा जो होम टाउन है, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारा स्टेट क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, किस स्कूल से, किस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी, क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, हर चीज़ वो प्रॉपर्ली डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में वो हम सबमिट करते हैं और इन क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं पे लगते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।